अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेश खदमत है इमरान रेहान सीरीज जल्द नंबर 9 खोपड़ी और सांप मुसन्निफ हमीद। आइए सुनते हैं केस नंबर 4। रेहान भी अब मक्कारी और अयारी से काम ले रहा था। इसने कहा, तुमसे मैं कुछ छुपा नहीं सकता रफीक भाई। मेरे साथ 2 पाकिस्तानी हैं जो अमरवती की आबादी के पीछे जंगल के एक मकान में रहते हैं। हम वहीं जाकर पनाह लेंगे, वो जगह महफूज है। नकली पाकिस्तानी और इंडियन इंटेलिजेंस अफसर जोगिंदर पहले ही इस बात की तवक्को कर रहे थे। ये उनके लिए बड़ी कामयाबी थी। उसने अपने ख्याल में रेहान से सबसे अहम राज मालूम कर लिया कि इसका एक साथी पाकिस्तानी जासूस अमरवती के जंगल के एक मकान में छुपा है। अब इस पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार करना बाकी था, जिसे ये इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर बआसानी गिरफ्तार करा सकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि जब वो रेहान के साथ अमरवती के जंगल में जाएगा तो पुलिस छुपके इनके पीछे पीछे चल रही होगी। जो ही वो दूसरे पाकिस्तानी जासूस के ठिकाने पर पहुंचेंगे, पुलिस एकदम छापा मार के सबको गिरफ्तार कर लेगी। रेहान को भी सब अच्छी तरह मालूम था कि इसके इर्द गिर्द साजिश का जाल बिछा दिया गया है और अमरवती के जंगल में जाते ही इसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर अमरवती के जंगल में रेहान का कोई साथी नहीं था, इसलिए सब कुछ पुलिस को गलत रास्ते पर डालने के लिए बताया। इसका इरादा था कि मौका मिलते ही वो फरार हो जाएगा। अब इसे सिर्फ इस मनहूस जजीरे से निकलने का इंतजार था। खोपड़ी और सांप। रात हो गई। रेहान और नकली पाकिस्तानी जोगिंदर दोनों ही अपने अपने जहन में अलग अलग मंसूबे बनाए बैठे थे। आखिर पहरेदारों के आने का वक्त हो गया। बाहर कदमों की आवाज आई। पाकिस्तानी जोगिंदर ने रेहान से आहिस्ता से कहा, दरवाजे वाली दीवार के साथ चले जाओ, जल्दी करो। रेहान उठकर दरवाजे के साथ दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। दरवाजा खुला। मंसूबे के मुताबिक एक पहरेदार खाने का डब्बा लेकर जोगिंदर की तरफ आ गया और दूसरा जरा सा आगे आकर खड़ा हो गया। जो ही पहला पहरेदार नकली पाकिस्तानी के पास आया, इसने उछलकर इसकी गर्दन दबोची और इसे नीचे गिरा दिया। फिर एक मुक्का इसकी गर्दन पर मारा और ये जाहिर किया कि वो बेहोश हो गया। दूसरी तरफ रेहान ने भी उछलकर दूसरे पहरेदार की गर्दन पर वार किया और इसे गर्दन से पकड़कर नीचे गिराया। जोर से इसकी गर्दन पर घुसा मार। चूंकि दोनों पहरेदारों को पहले ही बता दिया गया था कि इन्हें क्या करना है, इसलिए दोनों पहरेदार एक एक घूसा खाने के बाद बेहोश हो गए। हालांकि आम हालात में भी वो कभी बेहोश नहीं हो सकते थे, मगर यही मंसूबे का तकाजा था। ड्रामा इसी तरह खेला जा रहा था। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने रेहान से कहा, जल्दी से इनकी वर्दी उतार कर पहनो। रेहान और नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने जल्दी जल्दी पहरेदारों की वर्दियां उतार कर पहन ली। दोनों पहरेदार होश में थे, मगर जानबूझकर बेहोश पड़े थे। नकली पाकिस्तानी ने रेहान को इशारा किया कि इसे कोठरी से बाहर ले आओ। बाहर अंधेरा था, मगर इसी अंधेरे ने वहां से दूर 3 पुलिस अफसर खड़े इनकी नकलो हरकत का जायजा ले रहे थे। खुद रेहान को नकली पाकिस्तानी जोगिंदर के साथ फरार होने का मौका दे रहे थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि पुराने लाइट हाउस के मीनार वाली कोठरी से ये निकले हैं, तो वो दूसरी तरफ चले गए। नकली हिंदू ने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक रेहान को अपने साथ लिया और पत्थरों और झाड़ियों के पीछे से गुजरता समंदर किनारे इस जगह आ गया जहां समुद्र में एक स्टीमर खड़ा था। इसमें से सामान उतारा जा रहा था। वहां रोशनी थी। रेहान को अब सब कुछ मालूम था कि ये सब ड्रामा हो रहा है। वो फिर भी ये जाहिर कर रहा था कि इसे कुछ मालूम नहीं है और वो इसे ड्रामा नहीं समझ रहा, बल्कि हकीकत में वहां से वो फरार हो रहा है। दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। रेहान ने घबराई आवाज में कहा, रफीक, हमें किसी जगह छुप जाना चाहिए। ये लोग हमें वर्दियों में भी पहचान ना लें। नकली पाकिस्तानी ने भी झूठ बोलकर कहा, इनका बाप हमें नहीं पहचान सकता। हम सिर्फ इतनी देर यहाँ छुपे रहेंगे जब तक स्टीमर यहाँ से चलता नहीं। जो ही स्टीमर ने सीटी बजाई, हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। बस तुम मेरे पीछे पीछे चले आना, कुछ ना बोलना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वो दोनों एक जगह पत्थरों के पीछे छुपकर बैठ गए। रात गुजर गई। दूसरी तरफ नीली पोश पुलिस के चीफ ठाकुरे ने अपने पुलिस वालों से कहा, हमारा आदमी पाकिस्तानी जासूस को साथ लेकर निकल गया है। वो पत्थरों में छुपे हैं। स्टीमर के चलने पर वो भागकर स्टीमर की तरफ जाएंगे। खबरदार कोई इनके करीब न जाए। तुम लोग बाद में स्टीमर पर सवार हो गए। ये 5 पुलिस वाले थे, मगर उन्होंने वर्दियां नहीं पहनी थी, बल्कि आम कपड़ों में थे। मगर उन्होंने अपने पास पिस्तौल रखे थे जो भरे हुए थे। इन्हें हुक्म था कि जो ही अपने आदमी यानी नकली पाकिस्तानी एक खास आवाज निकाले, वो एकदम से हमला करके पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार करें। नीली पोश चीफ ठाकुरे ने वायरलेस पर मुंबई की पुलिस को खबरदार कर दिया कि वो तैयार रहे। जब रात के 11:30 बजे स्टीमर ने पहली सीटी बजाई, फिर स्टीमर ने दूसरी सीटी बजाई और फिर तीसरी सीटी पर समंदर में इसे रवाना हो जाना था। नकली पाकिस्तानी ने रेहान से कहा, आ जाओ। वो दोनों पत्थरों के पीछे से निकलकर स्टीमर की तरफ बढ़े। वहाँ कुछ गार्ड पहले मौजूद थे। वो पुलिस वालों को आता देखकर स्कीम के मुताबिक परे हट गए। उन्होंने नकली पाकिस्तानी और रेहान को सलूट किया। रेहान दिल में खुश था कि इसे इन लोगों की अय्यारी और मक्कारी की वजह से वहां से फरार होने का मौका मिल गया। बस अब जजीरे से निकलने के बाद मुंबई की सड़कों पर पहुंचकर इनके चुंगल से निकलने का खतरनाक काम बाकी था। वहां खतरा था कि कहीं वो दोबारा न पकड़ा जाए या गोली लगने से जख्मी ना हो जाए।
नकली पाकिस्तानी जोगिंदर और रेहान स्टीमर पर सवार होकर ऊपर डेक पर एक तरफ जाकर बैठ गए। जोगिंदर ने रेहान से कहा, खुदा का शुक्र है हम स्टीमर पर सवार हो गए। रेहान ने भी अदाकारी की, किसी को हम पर शक नहीं हुआ। जोगिंदर बोला, शक कैसे होता, हम पुलिस की वर्दी में हैं, हम पर कौन शक करेगा। अब यहाँ से बिल्कुल ना हिलना, हम 1 घंटे में मुंबई के साहिल पर होंगे। रेहान ने कहा, वहाँ से सीधे हम अमरवती के जंगल में अपने साथी के पास पहुंच जाएंगे। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने थोड़ा सा प्रेरित कर पूछा, तुम्हें यकीन है तुम्हारा साथी वहाँ होगा? रेहान ने बड़े एतमाद से कहा, वो तो रात को वहीं अपने जंगल वाले मकान पर होता है, क्योंकि वहाँ हमें रात को पाकिस्तान से वायरलेस पर सिग्नल आते हैं। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर दिल में बहुत खुश हुआ, वहाँ वायरलेस सेट भी है और यूं इंडियन इंटेलिजेंस को इन पाकिस्तानी जासूसों का कोड भी मालूम हो जाएगा, यानी ये पता चलेगा कि ये जासूस एक दूसरे से किस खुफिया जुबान में बात करते हैं। स्टीमर चल पड़ा। स्टीमर पर नीलीपोश पुलिस के 5 सिपाही आम सादा लिबास में सवार होकर बैठ गए। 1 घंटे बाद स्टीमर मुंबई के साहिल से जा लगा। यहाँ मुंबई की पुलिस के 5 आदमी सफेद कपड़ों में भरी हुई पिस्तौलें छुपाए मौजूद थे। वो दूर दूर थे। जो ही रेहान और इनका अफसर यानी नकली पाकिस्तानी जोगिंदर स्टीमर से उतरे और अंधेरे में सड़क पर एक तरफ रवाना हुए तो ये पुलिस के आदमी कुछ फासला रखकर इनका ताक़ुब करने लगे। एक बड़ी ही गहरी साजिश के तहत रेहान के इर्द गिर्द पुलिस ने अपना जाल तैयार किया। इनको ये मालूम नहीं था कि रेहान भी इनको बेवकूफ़ बना रहा है। पुलिस समझ रही थी कि वो अपनी साजिश में कामयाब हो गई है और थोड़ी देर के बाद रेहान का साथी पाकिस्तानी जासूस भी अमरवती के जंगल में रेहान के साथ गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन इन्हें ये मालूम न था कि अमरवती के जंगल में रेहान का कोई साथी जासूस नहीं। रेहान ने रास्ते में ही फरार होने का मंसूबा बनाया। रात के वक्त मुंबई की सड़कों पर कोई ट्रैफिक नहीं था। ये मुंबई के बाहर का इलाका था और यहाँ सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। अब रेहान को इस हकीकत का पूरा एहसास था कि पुलिस इसके चारों तरफ मौजूद है, वो भी इनके साथ साथ चल रही है। इसके बावजूद वो इस मौके की तलाश में था कि इस अय्यार इंडियन इंटेलिजेंस अफसर को धोखा देकर किसी तरीके से भाग जाए, जो नकली पाकिस्तानी बनकर इसके साथ फरार होने का ढोंग रचा रहा है। अभी वहाँ से भागने का मौका न था। सड़क दूर तक खुली और साफ थी। अगर यहाँ से रेहान भागता तो बड़ी आसानी से इसे गोली मारकर जख्मी किया जा सकता था। चलते चलते नकली पाकिस्तानी ने कहा, मेरा ख्याल है हमें यहाँ रुककर किसी टैक्सी का इंतजार करना चाहिए। अमरवती का जंगल यहाँ से बहुत दूर है। रेहान टैक्सी में सवार नहीं होना चाहता था क्योंकि वो इसे किसी रेलवे स्टेशन पर ले जाना चाहता था। रेलवे स्टेशन से रेहान के लिए फरार होना ज़्यादा आसान था। इसने कहा, जंगल तक टैक्सी नहीं जा सकेगी। मेरे साथी पाकिस्तानी का झोपड़ा जंगल की एक तरफ है जहाँ से रेलवे लाइन गुजरती है। वहाँ से थोड़ी दूर एक रेलवे स्टेशन है। ये एक लोकल रेलवे स्टेशन है। मैं इसका नाम भूल गया हूँ। मैं 2-1 बार वहाँ से उतरकर जंगल में अपने साथी के झोपड़े में गया हूँ। नकली पाकिस्तानी ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तो फिर क्यों ना यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ लें, क्योंकि यहाँ से अमरवती तक लोकल ट्रेन जाती है। रेहान को और क्या चाहिए था। इसने फौरन कहा, ठीक है, इस तरह हम पुलिस की नजरों से बचकर बड़ी आसानी से अमरवती पहुंच जाएंगे। रेहान ने नकली पाकिस्तानी को रेलवे स्टेशन की तरफ चलने के लिए राजी कर लिया। रेहान को मुंबई के सारे इलाके मालूम हो गए थे। रात का 1 बज रहा था। वो इस इलाके के लोकल रेलवे स्टेशन पर आए। पुलिस भी छुपकर इनका पीछा कर रही थी। रेलवे स्टेशन पर रश नहीं था। 2-4 मुसाफिर बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर आकर रेहान ने कहा, मैं बाथरूम से होकर आता हूँ, तुम यहाँ बैठो। और रेहान वेटिंग रूम के बाथरूम में दाखिल हुआ। इसके जाते ही 2 पुलिस अफसर जिन्होंने आम कपड़े पहने थे नकली पाकिस्तानी जोगिंदर के पास आए। एक अफसर ने कहा, सर ये आदमी कहीं भाग तो नहीं जाएगा। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ किस लिए हो? गुस्लखाने के पीछे जाकर निगरानी करो। दोनों पुलिस ऑफिसर वेटिंग रूम के पीछे की तरफ चले गए, मगर उधर से बाहर जाने का कोई रास्ता न था। रेहान अभी गुस्लखाने में था। इसने महसूस किया कि वहाँ से वो फरार नहीं हो सकता। गुस्लखाने में कोई रोशनदान न था। वो बाहर आ गया। प्लेटफॉर्म पर नकली पाकिस्तानी इसके इंतजार में वेटिंग रूम के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। रेहान को देखकर बोला, अब इधर उधर मत जाओ, खामखा किसी पुलिस वाले को शक हो जाएगा। इतने में ट्रेन आ गई और वो ट्रेन में सवार हुए। पुलिस के सिपाही भी दूसरे डब्बे में सवार हुए। ट्रेन अमरवती के लोकल स्टेशन की तरफ जा रही थी और रेहान सोच रहा था, अब वो क्या करे। अगर इसने होशियारी से काम लेकर राह फरार इख्तियार न की तो इसका पोल खुल जाएगा, क्योंकि अमरवती के जंगल में ऐसा कोई मकान नहीं जहाँ इसका कोई पाकिस्तानी साथी छुपा हो। रेहान का दिमाग तेजी से काम करने लगा। ट्रेन शोर मचाती रात के अंधेरे में भागी जा रही थी। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। आगे कोई स्टेशन आ रहा था। रेहान ने नकली पाकिस्तानी जोगिंदर से कहा, मैं जरा बाथरूम से हो आऊं। नकली पाकिस्तानी यानी इंडियन इंटेलिजेंस अफसर को अगर रेहान पर शक होता तो इसे कभी बाथरूम की तरफ ना जाने देता। मगर रेहान की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये थी कि भारतीय जासूस को रेहान पर अभी तक शक नहीं हुआ था। इस मामले में रेहान ने बड़ी ही होशियारी और अय्यारी से जासूस पर सबकत हासिल कर ली थी। इसने रेहान को बाथरूम जाने दिया। रेहान बाथरूम में चला गया। दरवाजा बंद करके वो ट्रेन की रफ्तार के मध्यम होने का इंतजार करने लगा। बाथरूम की खिड़की पर शीशा लगा था। अंदर की तरफ से लोहे की सलाखें लगी थी। मुंबई शहर में जो रेलगाड़ियां चलती थी इनकी तमाम खिड़कियों पर सलाखें लगी होती थी। इस तरह से चलती रेलगाड़ी से ना तो कोई बाहर जा सकता था, ना अंदर दाखिल हो सकता था, ना ही अंदर से कोई बाहर छलांग लगा सकता था। रेहान बाथरूम की खिड़की से छलांग नहीं लगा सकता था। जब गाड़ी की रफ्तार इतनी धीमी हो गई तो रेहान ने महसूस किया कि अगर वो बाहर छलांग लगाए तो इसे ज्यादा चोट नहीं लगेगी। तो वो बाथरूम से बाहर निकलकर यूं ही ताज़ा हवा लेने के लिए डब्बे का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। नकली पाकिस्तानी ने दूर से कहा, कहीं गिर ना जाना। रेहान इसीलिए तो दरवाजे में आया था। बाहर अंधेरा था। ट्रेन खटखटाखट आगे चली जा रही थी। रेहान ने अल्लाह का नाम लिया और एकदम बाहर छलांग लगा दी। वो एक जगह झाड़ियों में गिरा और लुढ़कता चला गया। वो अंदाजा कर सकता था कि इसके छलांग लगाने से पीछे डब्बे में बैठे इंडियन CID अफसर और नकली पाकिस्तानी पर क्या गुजरी होगी। वो उठा और इसने ट्रेन से उल्टे
कदमों दौड़ना शुरू कर दिया। इसने पीछे की तरफ देखा। ट्रेन के आखिरी डब्बे की सुर्ख रोशनी अंधेरे में दूर हो रही थी, मगर कुछ फासले पर मुंबई के किसी लोकल स्टेशन की रोशनी नजर आ रही थी। इसका मतलब था ट्रेन वहां जाकर रुकने वाली है। लेकिन ट्रेन इससे पहले रुक गई। नकली पाकिस्तानी ऑफिसर ने रेहान को छलांग लगाते देखकर जल्दी से जंजीर खींच दी और ट्रेन रुक गई। मगर इस दौरान रेहान रेल की पटरी से परे हटकर खेतों में दौड़ते हुए एक छोटी सी सड़क पर आ गया। रात के अंधेरे में पीछे से किसी मोटर कार की रोशनी इस पर पड़ी। इसने बगैर कुछ सोचे समझे हाथ दे दिया। ये एक ट्रक था जिस पर माल लदा था और इसका ड्राइवर सिख था। सिख ड्राइवर ने रेहान को देखकर कहा, ओए तुम सड़क के बीच में क्यों खड़े हो? कहाँ जाना है तुम्हें? तुम तो नीली वर्दी में हो, क्या किसी कारखाने में काम करते हो? रेहान ने कहा, हाँ सरदार जी, रात की शिफ्ट पर जा रहा हूँ, देर हो गई, कारखाने को लेट हो गया हूँ, मेरी रात की तनख्वाह कट जाएगी अगर ज्यादा देर हो गई। सिख ड्राइवर ने कहा, बैठ जाओ, ओए तुम भी क्या याद करोगे? सिख ड्राइवर बड़ा खुश मिजाज था। इसने रेहान को अपने साथ ट्रक में बैठाया। ट्रक तेजी से आगे रवाना हो गया। रेहान को मालूम था स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होते ही पुलिस को वायरलेस के जरिए खबरदार कर दिया जाएगा कि पाकिस्तानी जासूस भाग गया और इसके साथ ही पुलिस इलाके को घेरे में ले लेगी। पुलिस को यह भी बता दिया जाएगा कि पाकिस्तानी जासूस ने जजीरे की पुलिस की नीली वर्दी पहन रखी है। इसलिए एक तो रेहान जल्दी से इस इलाके से दूर निकलना चाहता था, दूसरा वो इस नीली वर्दी को उतार देना चाहता था। सिख ड्राइवर बड़ी तेजी से ट्रक चला रहा था। वो 15 मिनट बाद काफी दूर निकल आया। अब दूर से रेहान को एक कारखाने की रोशनी नजर आई। इस कारखाने के करीब से वो सड़क गुजरती थी जो इनके पहले वाले समुद्र किनारे बंगले पर जाती, फिर वो आगे जाके नए जंगल वाले मकान की तरफ जाती। कारखाने के करीब जब ट्रक पहुंचा तो रेहान ने सिख ड्राइवर से कहा, बस सरदार जी मेरा कारखाना आ गया। सिख ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया और कहा, जाओ पुत्र काम करो। रेहान ट्रक से उतरकर सड़क किनारे किनारे दरख्तों के अंधेरे में तेज तेज कदम उठाता समुद्र वाले बंगले की तरफ चलने लगा। वहां से अपने जंगल वाले नए मकान का रास्ता मालूम था, इसलिए वो चाहता था कि पहले पुराने बंगले पर पहुंचे, फिर वहां से नए मकान की तरफ रवाना हो। थोड़ी देर चलने के बाद अंधेरे में अपने पुराने बंगले का धुंधला खाका इसे नजर आने लगा। वो इसकी तरफ बढ़ा के अचानक सड़क पर से पुलिस की गाड़ियां तेजी से शोर मचाती हुई इसे सुनाई दी। रेहान घबराया। पुलिस इसका ताक्कुब करती वहां तक आ गई थी। वो दौड़कर अपने पुराने बंगले के गेट के पास आया। बंगला अभी खाली था, इसमें कोई दूसरा किराएदार नहीं आया था। बंगले की दोनों मंजिलों पर अंधेरा था। पुलिस की गाड़ी का शोर इस बंगले की तरफ आ रहा था। ऐसा लगता था कि किसी ने पुलिस को बता दिया था कि रेहान वहां पर है। फिर पुलिस ने बंगले को दूर से देखकर सोचा कि इसकी तलाशी ली जाए। रेहान अब यहाँ से आगे जंगल के मकान को जाने वाली सड़क पर नहीं आ सकता था, क्योंकि वहां वो पकड़ा जा सकता था। इसने फैसला किया कि इस पुराने खाली बंगले में किसी जगह छुप जाए। इसे अच्छी तरह मालूम था कि पुलिस अगर बंगले में आती है तो बारी बारी सारे कमरों की तलाशी लेगी कि वो कहाँ जाकर छुपे। अचानक रेहान को गैराज के नीचे जो लाशों वाला संदूकों का तहखाना था इसका ख्याल आया। पुलिस की गाड़ी की रोशनी अब गेट पर पड़ रही थी। रेहान ने बागीचे में छलांग लगाई, दौड़ता हुआ गैराज में दाखिल हुआ। गैराज के अंदर छोटा सा दरवाजा बंद था, इस पर ताला नहीं था। रेहान ने दरवाजा खोला और दूसरी तरफ सीढ़ियों में आकर बंद कर दिया। इसने अंदर से कुंडी इसलिए न लगाई कि इस तरह पुलिस को शक हो जाएगा कि अंदर कोई है। रेहान सीढ़ियों से उतरकर अंधेरे में तहखाने के संदूकों के पास आकर बैठ गया कि जब पुलिस चली जाएगी तो वो बाहर निकल जाएगा। बाहर पुलिस की गाड़ी बंगले के पास आकर रुकी। इसमें से इंडियन इंटेलिजेंस चीफ ठाकुरे पुलिस के सिपाहियों के साथ उतरा। उन सब के हाथ में पिस्तौल थे। ठाकुरे ने कहा, वो जरूर इस बंगले में छुपा है, इस बंगले की फौरन तलाशी लो। 5 सिपाही टॉर्चें रोशन करके बंगले में दाखिल हुए। उन्होंने बंगले के एक एक कमरे की तलाशी ली। बंगला खाली पड़ा था, वहाँ कोई न था। सिपाहियों ने नीचे आकर इंटेलिजेंस चीफ ठाकुरे से कहा, बंगला खाली है और पाकिस्तानी जासूस वहाँ नहीं। ठाकुरे ने गैराज की तरफ देखा और कहा, इस गैराज की तलाशी लो। 2 सिपाही गैराज में आए। टॉर्च की रोशनी उन्होंने गैराज की सामने वाली दीवार पर डाली। यहाँ इन्हें एक छोटा दरवाजा नजर आया। दरवाजे के पास आकर वो खड़े हुए। अंदर तहखानों में लाशों के संदूक के पास बैठे रेहान ने सिपाहियों की आवाज सुन ली थी। सिपाही नीचे तहखाने में आने वाले थे। पहले रेहान घबराया, अब वो जरूर पकड़ा जाएगा। फिर इसने सोचा क्यों ना वो इंसानी ढांचों वाले संदूक में छुप जाए। ये सोचकर इसने कोने वाले तीसरे संदूक का ढकना खोला। इसमें छुपकर बैठ गया। इस संदूक में पहले वाले इंसानी लाशों के ढांचे नहीं थे, बल्कि 2 नए ढांचे पड़े थे। रेहान को डर जरूर लगा, मगर एक तो वो इन संदूकों से अच्छी तरह वाकिफ था क्योंकि वो इमरान और निष्काली के साथ इस तहखाने में कई बार आ चुका था। दूसरा, इसे हर हालत में अपनी जान बचानी थी। सिपाही टॉर्च की रोशनी डालते तहखाने में आए। रेहान ने सांस रोक ली। इसे संदूक के अंदर गर्मी में पसीना आया। सिपाही पहले संदूक के पास आकर रुके। एक सिपाही ने कहा, पाकिस्तानी जासूस यहाँ भी नहीं। दूसरे ने कहा, इस संदूक को खोलकर देखना चाहिए। पहला सिपाही कहने लगा, हमें यहाँ कोई खतरा मोल लेने की क्या जरूरत, भगवान जाने संदूक में क्या हो। चलो वापस चलकर ठाकुरे से कह देते हैं तहखाने में कोई नहीं। मगर दूसरे सिपाही ने कहा, नहीं नहीं, हमें अपनी ड्यूटी पूरी तरह अदा करनी चाहिए। संदूक खोलकर देखते हैं। और रेहान को संदूक का ढकना खोलने की आवाज आई। इसके साथ ही दोनों सिपाहियों के मुंह से एक चीख निकली। उन्होंने संदूक में पड़े इंसानी लाशों के ढांचे देखे। संदूक का ढक्कन बंद किया और दोनों सिपाही भागते हुए सीढ़ियों में चढ़कर बाहर निकले। रेहान यही समझा कि मुसीबत टल गई, मगर इसकी बदकिस्मती के इंटेलिजेंस ऑफिसर ठाकुरे बाहर गैराज में खड़ा था। इसने तहखाने में सिपाहियों की चीख की आवाज सुनी। इसने बाहर निकलते हुए घबराए हुए सिपाहियों से पूछा, क्या बात है, तुमने चीख क्यों मारी? सिपाही ने कांपती आवाज से कहा, सर अंदर संदूक में लाश का पिंजर है। इंस्पेक्टर ठाकुर की आंखें चढ़ गईं। इसका मतलब है अंदर कोई खून हुआ है, चलो चलकर दिखाओ। इंस्पेक्टर ने पुलिस के सिपाहियों को साथ लिया और तहखाने में आया। रेहान इस वक्त संदूक में छुपा था। वो समझ गया जब वो पुलिस से बच नहीं सकेगा। इंस्पेक्टर ठाकुर ने पहला संदूक खुलवाया और टॉर्च की रोशनी डाली तो इसमें इंसानी पिंजर थे। दूसरा खुलवाया, वो खाली था। जब तीसरा संदूक खुलवाया तो अंदर रेहान जजीरे की पुलिस की नीली वर्दी में छुपा हुआ था। इंस्पेक्टर ठाकुर ने रेहान को पहचानने में 1 सेकंड की गलती न की। इसने चिल्लाकर कहा, हैंड्स अप।
ریحان نے سخت مایوسی کے عالم میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے. اسی وقت ریحان کو ہتھکڑی لگا دی گئی. انسپکٹر ٹھاکر نے اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا. آخر اس نے پاکستانی جاسوس کو دوبارہ گرفتار کر لیا. اس نے سپاہیوں کو حکم دیا, اسے باہر لے آؤ. پولیس ریحان کو ہتھکڑی لگا کر تہہ خانے سے باہر لے آئی. ویران بنگلے کے باہر پولیس کی گاڑی کھڑی تھی. انسپکٹر ٹھاکر نے کہا, یہ بڑا خطرناک پاکستانی جاسوس ہے, اس گاڑی کی سیٹ کے ساتھ باندھ دو. 2 سپاہی ریحان کو گھسیٹتے گاڑی کی طرف لے گئے. انہوں نے اسے گاڑی میں ڈال کر سیٹ پر بٹھایا اور پھر رسی سے اسے سیٹ کے ساتھ باندھ دیا. ریحان نے کوئی مقابلہ نہ کیا, وہ مقابلہ کر بھی نہیں سکتا تھا. پولیس کے سپاہیوں کے پاس پستولیں تھیں, بندوقیں تھیں, اسٹین گنیں تھیں, وہ نہتھا تھا. ان کا مقابلہ کیسے کرتا؟ لیکن اسے افسوس تھا کہ اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی اور وہ فرار ہونے کے بعد پھر پولیس کے قابو میں آ گیا. اس نے سر جھکا لیا اور عمران اور مشکالی کے بارے میں سوچنے لگا. کاش ان کو اس کی حالت کا کسی طرح علم ہو جائے اور وہ اس کی مدد کو پہنچیں. کچھ معلوم نہیں تھا کہ پولیس اب اسے کہاں بند کرنے والی ہے. ظاہر ہے اب اس پہ سختی کی جانے والی تھی اور اسے کسی ایسی جگہ قید میں ڈالا جاتا جہاں سے وہ پوری زندگی نکل نہ سکتا. ریحان کو ایسی خیالوں نے گھیرا ہوا تھا. پولیس کی گاڑی بنگلے کے احاطے سے نکلی اور سڑک پر آ کر شہر کے بڑے پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئی. ریحان کو پولیس کے ساتھ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا کہ ٹیکسی بنگلے والے سڑک کنارے رات کے اندھیرے میں آ کر رکی. اس میں سے عمران اور مشکالی نکلے. دونوں کئی روز سے شہر کے مختلف علاقوں میں ریحان کو تلاش کر رہے تھے مگر انہیں ریحان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا. آخر وہ سمندر کنارے بنگلے پر بھی آئے. عمران نے ٹیکسی والے سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر انتظار کرے اور خود مشکالی کے ساتھ بنگلے کی طرف بڑھا. مشکالی نے کہا, ریحان کو اس ویران بنگلے میں بیٹھے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہاں آنے کے بجائے جنگل والے نئے مکان پر آ سکتا تھا. عمران بولا, کچھ پتہ نہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو. جو بھی ہو بہرحال ہمیں اس بنگلے کی تلاشی لینا چاہیے. عمران اور مشکالی نے بنگلے کے سارے کمرے دیکھے مگر وہاں ریحان کہیں بھی نہ تھا. پھر وہ نیچے گیراج میں آئی. مشکالی تہہ خانے کو دیکھنا چاہتی تھی. عمران باہر ہی کھڑا رہا اور مشکالی تہہ خانے میں گئی. اس نے پہلا صندوق کھولا, وہ خالی تھا. دوسرے صندوق میں صرف ایک انسانی ڈھانچہ تھا. تیسرے صندوق کو کھولا تو مشکالی جلدی سے پیچھے ہٹ گئی. صندوق میں ایک انسانی کھوپڑی کے اوپر موم بتی جل رہی تھی اور ایک کالا سانپ کنڈلی مارے انسانی کھوپڑی کے سامنے بیٹھا اپنی لال لال آنکھوں سے ایک کھوپڑی کو دیکھ رہا تھا. سانپ بار بار اپنی زبان باہر نکالتا. مشکالی نے دوسری بار صندوق میں جھانکا. سانپ نے آہستہ سے گردن گھما کر اپنی آنکھیں مشکالی کے چہرے پر جما دی. مشکالی کو یوں لگا جیسے اس کے جسم میں کسی نے آگ کی لہریں داخل کر دی ہوں. وہ کچھ گھبرائی. عمران کو آواز دینے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا گلا بیٹھ گیا ہے. اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی. مشکالی کو پسینہ آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا مشکالی اس طلسم سے بچ پائی یا نہیں؟ کیا عمران ریحان کو چھڑوا پایا یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے سنیے جلد نمبر 10.